अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और दीगर जो साथी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का सेकंड फ़ेज़ जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसको हमने पहले डिस्कस किया 1947 से 1953 तक, और आज हम 1953 से लेकर 1962 तक जो है वो इसको इसके जो अहम खदोखाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सम टाइम चूँकि मैं कभी आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ तो कोई इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, जो अगर आप इसको स्किप करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। आप इसको प्रॉपर देखा कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को कंप्लीट आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, और कोई गैर ज़रूरी या फ़ालतू जो है चीज़ें बीच में नहीं होती, ये सारी पेपर से रेलेवेंट्स होती हैं। कभी-कभी आपको मैं इशार सुना देता हूँ बीच में, ये एक मेरी चॉइस है। और सम टाइम कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने उर्दू में पीएचडी की है या पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर उर्दू भी एक आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप बाकायदा ये पढ़ेंगे। वो होगा अगले आपके किसी कोर्स में, अगले सेमेस्टर में, पाकिस्तानी ज़ुबानें और अदब के हवाले से। बहरहाल हम इस तरफ चलते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपने पार्ट 1 जो पढ़ाया है 1947 से लेके 1953 तक, इसके अंदर आपने चाइना का ज़िक्र नहीं किया, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्टूडेंट्स इतनी गहरी नज़र रखते हैं कि सर खालिद कहाँ पे गलती करते हैं। तो मैंने उसको फिर एक शेर सुनाया कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब उनको ज़ुबां मिली तो हम ही पर बरस पड़े। तो बहरहाल ये जो है उसकी एक वजह थी कि पाकिस्तान जो था 47 बना, 49 में जो है वो चीन आज़ाद हुआ। तो 53 तक वो इतनी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट नहीं थी। 54 और 55 में C2 और SEN2 हुए थे। पाकिस्तान की जो सरहदें थीं वो भी 43 में 63 में तयन हुआ था। इंडिया और चीन की जो जंग लगी थी वो भी 60s में लगी थी। तो उससे पहले चीन इतना ज़्यादा मुआशी तौर पर खुशहाल नहीं था शुरू के दिनों में। तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट पाकिस्तान की चीन के साथ नहीं थी, सिवाय इसके कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी बस। और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में उसकी मेंबरशिप में किरदार अदा किया। तो ये चीज़ें अच्छा हुआ आप इस तरह नज़र रखते हैं। और इसका मतलब ये है कि मेरे लेक्चर्स जो हैं और आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं और आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो ये आप एक बात और भी याद रखिए कि आप जब अगर सीएसएस करेंगे, कहीं आप जाके गवर्नमेंट की जॉब के लिए टेस्ट देंगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आप इम्तिहान देंगे, तो वहाँ भी जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कि आप एमफिल में टेस्ट के लिए जाएंगे, तो भी आपसे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। चलें जी, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अगले हम आज इस तरफ चलते हैं। इसमें कुछ 11 के करीब स्लाइड्स हैं आज के इस लेक्चर में, और हर स्लाइड पे मैं आपको 5 मिनट या 3 मिनट दूंगा। आप इसको देखते जाइएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपकी कोई कहीं पे इसमें कमी ना रह जाए। बाकी जो है इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर आप ये वीडियोस पूरी प्रॉपर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप 80+ नंबर तमाम स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, 1953 से 1962 की अगर हम बात देखें तो उसमें जो अहम पॉलिसियाँ थीं वो ये थी कि अलाइनमेंट विद द वेस्ट। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान जो था वो अब दोस्तों की तलाश में था कि जी हम अब दोस्त बनाएं। और अब इस अरसे में पाकिस्तान ने 53 से 62 के दरमियान में अपनी जो दोस्तियाँ थीं उनको वाज़ेह करना शुरू कर दिया। सामने नज़र आने लग गया कि अब ये ऐसी एक मिसाल है कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो शुरू के उसके जो 3-4 महीने होते हैं वो उसको समझ नहीं आती कि कौन उसका दोस्त बनेगा। जब उसको 6 महीने हो जाते हैं, क्लास के अंदर 4 महीने हो जाते हैं, तो वो जिस जिसके साथ दोस्ती रखना चाहता है, जिस जिसके साथ उसका मिजाज मिलता है, उसके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है। हम आपसे बात करते हैं कि अलायंस विद द जो वेस्ट है, द सेकंड फेज़ ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, एक और चीज़ कि कुछ लोगों ने कहा कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश में बताया करें ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो।
तो अब आपको मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में, ये जब तक मेरे पास टाइम है मैं स्लाइड्स की मदद से आप तक उर्दू और इंग्लिश दोनों पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी इंग्लिश भी बेहतर होती जाए और उर्दू भी आपको समझ में आती रहे। लेकिन जब टाइम कम होगा तो फिर मैं डायरेक्ट उर्दू में बनाऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट इज़ interested to listen the lecture in Urdu. The second phase of Pakistan's foreign policy was characterized by a transition from an independent foreign policy to a multi-faceted अलाइनमेंट विद द वेस्ट। अब देखें कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये दूसरा फेज़ था 1953 से लेके 1962 तक। खारजा पॉलिसी का ये दौर एक ख़ास मरहले से निकल कर एक दूसरे मरहले में गया। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ट्रांजिशन थी, तब्दीली थी। ट्रांजिशन कहते हैं एक बड़ी तब्दीली कि जिसका एक पैटर्न ही चेंज हो जाए। तो ये ऐसी पॉलिसी थी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से पाकिस्तान निकला और एक मल्टी फेसेटेड अलाइनमेंट में चला गया। अलाइनमेंट कहते हैं इत्तेहाद को, और मल्टी फेसेटेड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड, जिसमें कशमकश थी। और वेस्ट के साथ पाकिस्तान ने अलाइनमेंट की, अपना इत्तेहाद किया। ये क्यों किया, इसका जवाब मैं नहीं देता, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा जब आप पिछली चीज़ें दोहराएंगे। पाकिस्तान एंटर्ड इनटू अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। पाकिस्तान बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में या दिफाई मुआहदों में अब दाखिल हो गया विद द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब होता है मुत्तहिदा रियासत हाय अमेरिका, यूएसए। तो कहीं हम इसको यूएस लिखते हैं, कहीं हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं, कहीं हम इसको यूएसए लिखते हैं, कहीं हम अमेरिका लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट अल्फाज लिख के जो है वो एक अच्छा पेपर कर सकते हैं। एंड obtained economic and military assistance from that sources। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया, obtained किया, हासिल किया। क्या हासिल किया, इकोनॉमिक असिस्टेंस, मुआशी तौर पर जो है वो इमदाद हासिल की। और पाकिस्तान ने मिलिट्री असिस्टेंस हासिल की। किस तरह से, फ्राम दैट सोर्सेज, कुछ उन जराए से विच एंटेंगल्ड पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को बांध दिया। एंटेंगल्ड कहते हैं बांध देना, नोटेड, गिरा लगा देना, मजबूर कर देना, बेबस कर दिया पाकिस्तान को। इन द कोल्ड वार, उस कोल्ड वार का हिस्सा बना दिया, दैट वाज बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। ठीक है, जब पाकिस्तान ने अमेरिका से इमदाद ली, और आगे बताऊंगा कि किस तरह इमदाद ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने आप को गिरवी रख लिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी मुतासिर हुई। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। पाकिस्तान अलाइनमेंट पॉलिसी was shaped primarily by its acute sense of insecurity with the regional context। अगर हम रीजनल कंटेक्स्ट को देखें, इलाकाई सूरत हाल को देखें, तो उस हवाले से पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट थी, अलाइनमेंट की पॉलिसी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के इत्तेहाद की पॉलिसी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इस इलाके में पाकिस्तान अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा था। जब एक बच्चा स्कूल जाता है और वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, तो वो फिर किसी बदमाश के साथ दोस्ती करता है कि अगर उसको कोई हमला करे तो उसको बचाए। तो यही कुछ यहाँ भी था कि इन सिक्योरिटी पाकिस्तान ने फील की रीजनल कंटेक्स्ट में बुनियादी तौर पर, इसलिए पाकिस्तान ने अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है उसको इख्तियार किया। अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप फिर मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स प्राइमरीली विद इंडिया एंड सेकेंडरली विद अफगानिस्तान वर कैटलिस्ट टू पाकिस्तान फ्रंटिक सर्च फ्राम फॉर अलाइज। अब पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट थी, इसकी दो प्राइमरी वजूहत थी। पहली क्या थी, इंडिया था। इंडिया क्या था, हमारा दुश्मन था। ठीक है, एंड सेकेंडरीली विद अफगानिस्तान, और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान था। वर
कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का मतलब था प्रोमोटर, जो आपको मजबूर करते हैं, जो आपको प्रमोट करते हैं, जो आपको धक्का देते हैं। तो इंडिया और अफगानिस्तान की दुश्मनी ने हमें धक्का दिया, हमें मजबूर किया टू पाकिस्तान फ्रंटिक सर्च, कि पाकिस्तान मजबूर था, पाकिस्तान परेशान था। फ्रंटिक्स कहते हैं, फ्रंटिक मीन्स परेशान, वरीड अबाउट। तो पाकिस्तान जो था वो परेशान था, पाकिस्तान दोस्तों की तलाश में था, फॉर अलाइज, के उससे कोई साथी मिलें जो उसको उसके साथ इत्तेहाद करें। नेक्स्ट सेंटेंस है द डीपिंग द डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन द अर्ली 1950s। 1950 के शुरू में जो मुआशी क्राइसिस था, बहरान था, डीपनिंग जो बहुत गहरा खतरनाक था, आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिसीजन, इस डिसीजन के लिए उस बहरान ने भी, जो पाकिस्तान के अंदर था, गहरा बहरान, शदीद मुआशी बहरान, उसने भी पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो कुछ दोस्तों की तलाश में जाए जो उसकी हेल्प करें। इन अर्ली 1952, 1952 के आगाज में द प्राइसेस ऑफ जूट एंड कॉटन बीगेन टू ड्रॉप इन द इंटरनेशनल मार्केट, विच एडवर्सली अफेक्टेड पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड। अब आपको समझने की बात है कि यही चीज़ें आपको काम आएंगी बच्चों, जो आपको ज़्यादा नंबर गेन करने में काम आएंगी, जो आपको मैं बता रहा हूँ। द country the deepening economic crisis in the early 1950s also contributed to this decision, and in early 1952, 1952 के आगाज में the prices of jute and cotton, कपास और जूट जो है, पटसन जिसको कहते हैं, began to drop, ये गिरना शुरू हो गई इंटरनेशनल मार्केट, बैनुल अक़वामी मार्केट में। तो क्या हुआ, विच एडवर्सली अफेक्टेड, जिसने बहुत बुरी तरह मुतासिर किया पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड, पाकिस्तान की जो फॉरेन ट्रेड थी, जो पाकिस्तान की दूसरी मुल्कों के साथ तिजारत थी। अब उसका देखें, अब आप ये सोचेंगे कि जूट अगर सस्ती हो गई, पटसन अगर सस्ती हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान पे असर क्यों पड़ा। इसके लिए आपको ये याद रखना चाहिए। और सम टाइम को क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा जुमला दे दिया जाता है, आपका जब क्वेश्चन आता है फॉरेन पॉलिसी का, तो आपका क्वेश्चन एक इस तरह से भी आ सकता है। अब ये ना कहिएगा कि सर ये आ तो नहीं गया, कुछ स्टूडेंट्स बेचारे थे सादा, वो मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहीं आ तो नहीं गया, कहीं पेपर आपने तो नहीं बनाया। तो भाई पेपर जो भी बनाता है, हम नहीं बनाते, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आपको, हमारा काम है कि मैदान के अंदर जो मुजाहिद है वो तैयार होके जाए, तो आपने इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि द प्राइसेस ऑफ जूट एंड कॉटन began टू ड्रॉप इन द इंटरनेशनल मार्केट विच एडवर्सली अफेक्टेड पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड। डिस्कस, बहस करें। अब फॉरेन ट्रेड के साथ फॉरेन पॉलिसी का क्या ताल्लुक है, अब ये आगे आपको समझ में आएगा। अच्छा, पाकिस्तान जो था, इसके दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर पटसन उगती थी, बहुत बड़े पैमाने पर पटसन जो है वो उगा करती थी, और वो बांग्लादेश में थी। बाद में 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, लेकिन उससे पहले जो था वो पटसन उगती थी और हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। उसकी कीमतें कम हुई तो अर्निंग हमारी कम हो गई। और बंगालियों का हमसे ये इख्तिलाफ था। शेख मुजीबुर रहमान का एक बड़ा तारीखी जुमला है कि मुझे कराची की सड़कों से पटसन की बू आती है, जिसका मतलब था कि पटसन बंगाल में उगती है और वहाँ से जो उसको हम बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, वो पैसा कराची की डेवलपमेंट पर लगता है, चूँकि उस ज़माने में कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो बहरहाल मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात थे वो बहुत ख़राब थे, और जब मुआशी हालात ख़राब हों, पाकिस्तान के पास जब कुछ था नहीं। अच्छा, अब क्या है कि द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड गोल्ड एंड स्टर्लिंग रिजर्व्स dwindled। अब पाकिस्तान के पास क्या है कि जब हम बैरूनी मुल्क से तिजारत करते हैं तो हमारे पास डॉलर्स के अंदर होता है, या हमारे पास सोना होता है। तो पाकिस्तान का
जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थी वो डगमगा गई, कम हो गई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, एंड गोल्ड और सोना भी कम हो गया, एंड स्टर्लिंग रिजर्व्स कहते हैं, रियल रिजर्व जो हमारे पास एक्चुअल रिजर्व्स होते हैं, ड्विंडल डिक्रीज हो गए, ये बिल्कुल कम हो गए। तो ये चीज़ें जब कम हुई तो पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो गया। फिर पाकिस्तान वाज आल्सो फेस्ड विद अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ व्हीट, पाकिस्तान में गंदम की बहुत बड़ी किल्लत हो गई, शॉर्टेज हो गई इन 1952-53 पाकिस्तान में, 1952-1953 में। और क्यों कम हुई? उस वक्त जो ताजिर थे उन्होंने गल्ला जो था सारा वो स्टोर कर लिया, छुपा लिया, और उसका मकसद था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनको ब्लैक मेल करना। और आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे जो थे वो वज़ीर आज़म थे लियाक़त अली ख़ान के बाद, और दूसरे गवर्नर जनरल भी थे जिन्ना के बाद। जब जिन्ना फौत हुए गवर्नर जनरल, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए। और बाद में जब लियाक़त अली ख़ान फौत हुए तो उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ के जो बड़ा ओहदा होता है वज़ीर आज़म का ओहदा संभालिए, ताकि वो मुल्क के अंदर आइन साजी कर सकें। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को नाकाम करने के लिए ये साजिश की गई और गंदम छुपा ली गई, और पाकिस्तान में गंदम नहीं थी। जिस तरह लियाक़त अली ख़ान को कायदे मिल्लत कहा जाता था, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को कायदे किल्लत कहा जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो इन्हांस हो और आपको समझ में आए चीज़ें कि जो हमारे मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे थे और कौन सी वो वजूहात थी। तो 1952 में या 1900 जिससे आप कहते हैं कि 53 में एक बड़ा वो हुआ, बहरान हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, और उस बहरान के नतीजे में हमारे पास जो थी गंदम वो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान ने अपना वज़ीर आज़म बदल दिया, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हटा दिया गया। और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे मोहम्मद अली बोगरा, वो भी एक बंगाली शख्स थे, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। यहाँ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हटाया गया और मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया, और जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्हें कहा कि पाकिस्तान में लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, अब आप बाहर से गंदम मंगवाएं। उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमारे पास गंदम नहीं है, वीट नहीं है, आप हमारी हेल्प करें। अमेरिका ने बहुत सारे जहाज़ लाद के, शिप, बहरी जहाज़ गंदम के भिजवा दिए, कराची के साहिल पे, वहाँ से ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुँचाया गया, और रेलवे स्टेशन से उनको ऊँटों पे लादा गया, और हर गांव-गांव वो गंदम पहुँचाई गई, और ऊँटों के ऊपर गंदम होती थी, और उन ऊँटों के गले में लकड़ी की तख्तियाँ डाली होती थीं जिनके ऊपर थैंक यू अमेरिका के अल्फाज होते थे। अब आप समझ जाएं कि पाकिस्तान की शुरू से जो खारजा पॉलिसी थी वो क्यों मजबूत ना हो सकी। वो शायर ने कहा ना, बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, सर पे ताज रखा है बेड़ियां हैं पाँव में, सर पे आज़ादी का ताज और बेड़ियां हैं पाँव में कर्जों की और लोगों से हेल्प लेने की। फिर हम ये कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स केम फॉर पाकिस्तान रेस्क्यू, पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गया, मदद के लिए आ गया, बाई ऑफरिंग अ गिफ्ट ऑफ वीट इन 1953, 1953 में पाकिस्तान को गंदम का गिफ्ट देके, विच हेल्प टू ओवरकम फूड शॉर्टेज, जिसने हमें मदद दी खुराक का बहरान कम करने में, उस पर काबू पाने में, एंड बिल्ड अ लॉट ऑफ गुडविल इन पाकिस्तान फॉर द डोनर, जो डोनर था कौन था, अमेरिका था देने वाला, उसने उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात पैदा हो गए। हमने कहा जी वो हमें दे रहा है तो चलो ठीक है फायदा उठाया जाए, हमने उसको अच्छा समझना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द चॉइस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट सरप्राइजिंग,
अमेरिका कोई भोला तो नहीं था, उसकी चॉइस सरप्राइजिंग नहीं थी, कोई हैरान कौन नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम द यूएस विलिंगनेस to offer assistance as a part of its global strategy for the containment of communism। ये सारा कुछ अमेरिका क्या कर रहा था, एक ग्लोबल ट्रेजिडी बना रहा था, स्ट्रेटजी बना रहा था। उसका हिस्सा था कि जी लोगों को अमेरिका विलिंग था देने के लिए कि इन लोगों की मदद करो ताकि कम्युनिज्म को रोका जा सके। कंटेनमेंट कहते हैं फैलाव को रोकना, उसका एक ग्लोबल स्ट्रेटजी थी कि जो कम्युनिज्म है उसके फैलाव को रोका जाए। पाकिस्तान लीडर्स हैड ऑलरेडी गिवन एम्पल एविडेंस, एक ठोस सबूत पाकिस्तान के रहनुमा दे चुके थे ऑफ देयर प्रो वेस्ट डिस्पोजिशन, के वो अपने मगरब के साथ हैं, वो इन लोगों के साथ हैं, अमेरिका के साथ होने का वफादारी के सबूत दे चुके थे। देयर डिस्ट्रस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन was quite known, which was reinforced by the unearthing of a pro-Soviet Rawalpindi conspiracy to dislodge the government in Pakistan। अब अमेरिका को यहाँ पे काम करना था। अब पता है क्या, देखें ज़रा, अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद ज़रा तेज़ी में चल रहा हूँ। रावलपिंडी में एक केस था, उसको हम कहते हैं रावलपिंडी साजिश केस। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, मुख्तसर से बता देता हूँ। उस वक्त यहाँ की हुकूमत थी, उसका तख्ता उलटने की साजिश की गई। ठीक है, जब तख्ता उलटने की साजिश की गई हुकूमत का, तो वो जो लोग थे ये सोवियत सेकुलर लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट थे। पाकिस्तान के अंदर कुछ शायर थे, कुछ अदीब थे, कुछ फौजी थे जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलटने का कोशिश किया कि हुकूमत जो है वो अमेरिका की पॉलिसियों पे चलती है, हम इनका तख्ता उलट दें। वो केस पकड़ा गया, वो साजिश पकड़ी गई। तो इससे पता ये चला कि जब साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट की अनासर की सरपरस्ती करते हैं, और हो सकता है कि सोवियत यूनियन अपना दायरा पाकिस्तान में फैला ले और ख़त्ते में ताकतवर हो जाए लोगों के ताउन से। लिहाजा उन चीज़ों को रोकने के लिए अमेरिका ने कहा कि भाई अब जो सोवियत है इसके ऊपर भरोसा नहीं है, पाकिस्तानियों पर भी भरोसा नहीं है, ये लोग जो है वो सोवियत को सपोर्ट करें, लिहाजा अपने पंजे गाड़े जाएं। ठीक है, तो ये अमेरिका भरोसा नहीं करता था सोवियत के ऊपर कि वो सोवियत पाकिस्तान में आएगा, लिहाजा उसको रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की ताकि हुकूमत इन लोगों को भी रोके और सोवियत का असर भी कम हो। असल में रात के 11 बज रहे हैं और मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और गला शदीद ख़राब है, साथ में चाय भी पी रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मायूस ना हों, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी हो जाए। और सांस नज़ला भी स्टार्ट, क्योंकि सर्दियाँ शुरू। लियाकत अली खान सक्सेसर्स वर पोलिटिकली वीक। लियाकत अली खान जब फौत हो गए, शहीद हो गए, तो उनके सक्सेसर कहते हैं जो उनके जानशीन थे, जो उनके बाद आए हुकूमत में, वो पॉलिटिकली कमज़ोर थे। एंड दे थाट, और उन्होंने सोचा दैट अमेरिकन इकनॉमिक एंड मिलिट्री एड, कि अमेरिका की मुआशी और जो मिलिट्री एड है वुड री इन्फोर्स देयर पोजिशन इन द बॉडी पॉलिटिक्स, कि अगर वो अमेरिका से ताउन करेंगे, अमेरिका की मुआशी और उनकी जो फौजी इमदाद है वो उनकी पोजीशन को सियासत के मैदान में मजबूत बना देगी। आगे चलते हैं। म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट। फरवरी 1954 में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, इन दोनों ने क्या किया, तुर्की के साथ, तुर्की ने और पाकिस्तान ने, ये दोनों ने मतलब है कि मिलकर एग्रीमेंट किया इसके साथ पॉलिटिकल में मैदान में, इकोनॉमिक मैदान में और कल्चरल के जो शोबाजात थे इनके अंदर क्लोज कोऑपरेशन करने की बात हुई। फरवरी 1954 में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 में अप्रैल के महीने में।
किसमें? पाकिस्तान और तुर्की में। फॉलोड बाय अ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, और फिर इसके फ़ौरन बाद दोनों के दरमियान एक बाहमी डिफेंस असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट हुआ। वो था यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के दरमियान 1954 में मई के महीने में, यानी अप्रैल में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहदा हुआ, और उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ मई के महीने में, अगले महीने। द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीड, यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो राज़ी हो गया कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट देगा, साजो सामान देगा, फौजी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देगा, हमारे फौजियों को ट्रेनिंग देगा, एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज, और दूसरी इस किस्म की खिदमत अंजाम करेगा अमेरिका, टू एनेबल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को इस काबिल बनाएगा टू मेंटेन इट्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, यानी पावरफुल हो सके। इट्स लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कहते हैं ओरिजिनल, जेन्युइन, इट्स लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस, पाकिस्तान का जो दिफा था, जेन्युइन ओरिजिनल दिफा था, आर टू परमिट इट टू पार्टिसिपेट इन द डिफेंस ऑफ एन एरिया, कि या फिर किसी और इलाके की हिफाजत करने के लिए पार्टिसिपेट करना, शिरकत करना इन द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन में कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड मीजर्स, उसके लिए भी मुफीद होगा। यानी पाकिस्तान की फ़ौजें इस काबिल हो जाएंगी कि अपना दिफा भी कर सकें और दूसरे लोगों को हेल्प भी कर सकें दिफाई मैदान में। तो ये था सीटो। थोड़ी सी वेरिएशंस अब आएंगी जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, आपको कुछ चीज़ें मैंने पहले ज़्यादा आसान करके समझाई, अब शायद थोड़ी सी आपको मुश्किल लगें, लेकिन अब मैं इसको एडवांस लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं हो तो फिर आपका उस्ताद आपके लिए खादिम की हैसियत से हाजिर है। लेकिन ये अभी आप मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं, ये सारी वीडियोस पूरा रिकॉर्ड हो जाए, 3 से 4 वीडियोस और होंगी, उसके बाद फिर आप पूछ सकते हैं। जब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करें तो अगली वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाए। अच्छा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो क्या था? सितंबर 1954 में पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। मनीला पैक्ट भी इसको कहते हैं, दोनों नाम है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कस द पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस इन द लाइट ऑफ मनीला पैक्ट, तो आप तो बोलेंगे ओहो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सर ने तो कहा था कि मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, मैंने आपको तैयारी करा ली, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। और आपको सवाल आता होगा और आप छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को स्किप की बगैर पूरा आप थारोली सुना करें और देखा करें। तो मनीला पैक्ट भी इसी को कहते हैं जिसको सीटो कहा जाता है। इसके मेंबर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बरतानिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अंडरटुक टू डेवलप कैपेसिटी, और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया वो क्या था कि एक ऐसी कैपेसिटी बनाएंगे टू रेजिस्ट अटैक, जो हमले का जवाब देगा, एंड काउंटर सबसर्सिव एक्टिविटीज, और इसके जवाब में सबवर्सिव का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी रिबिलियन एक्टिविटीज, शदीद किस्म का जवाब देगा, एंड प्रोमोट कोऑपरेशन, और वो कोऑपरेशन करेगा, उसको फरोग देगा, फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी अगर सोवियत ने जारहियत की तो उसको भरपूर जवाब देगा, और मुआशी और एक इक्तिसादी तरक्की के लिए काम करेगा, वेलबींग भलाई के लिए। They pledged that an armed aggression or threat to territorial integrity of a member state would be considered a threat to all। बता चुका हूँ पहले भी कि अगर किसी एक इस मुआहदे में शामिल अगर किसी एक मुल्क के इलाके पे कब्जा किया गया या हमला किया गया तो इसका मतलब होगा कि तमाम लोगों पर हमला किया गया और वो सारे मिलके उसका जवाब देंगे, उस चैलेंज का। और यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये सीटो जो है, द सीटो प्लेज अप्लाइड ओनली टू कम्युनिस्ट एग्रेशन, कि अगर
कम्युनिज्म ने हमला किया या कहीं कोई एग्रेशन की, जारहियत की, तो उसके लिए ये है, उस हमले के लिए जवाब होगा। पाकिस्तान प्ली टू इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ एग्रेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी, प्ली थी कि प्ली कहते हैं रिक्वेस्ट को, कि इसको इंक्लूड किया जाए कि हर किस्म का हमला, यानी पाकिस्तान चाह रहा था कि अगर इंडिया ने हमला किया, लेकिन अमेरिका ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। कि साउथ ईस्ट ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसके बाद बगदाद पैक्ट था, सेंटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। एक साल बाद सितंबर 1955 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया बगदाद पैक्ट। इसको बाद में रीनेम किया गया सेंटो के नाम से। कब किया गया? 1959 में। क्यों किया गया? आफ्टर इराक विड्रॉल, की इराक यहाँ से निकल गया था। पाकिस्तान अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू दिस पैक्ट। पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा अटैच था। वजह ये थी कि इसमें 3 मुस्लिम स्टेट्स भी इन्वॉल्व थी। इराक, ये 1959 तक था, तुर्की और ईरान भी शामिल थे। बरतानिया जो था वो भी इसका मेंबर था। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक क्लोज लिंक्स डेवलप किए, मेंटेन किए और इसमें पार्टिसिपेशन की, कि ये एक मिलिट्री कमेटी होगी एक तरह की, और इसके जो मेंबर्स हैं बगदाद द पैक्ट के, वो इस बात पर एग्री हुए कि कोऑपरेट करेंगे हर एक के साथ डिफेंस की फील्ड में और सिक्योरिटी की फील्ड में। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इसकी जो पार्टिसिपेशन है मिलिट्री कमेटी की एंड असिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिफेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स pertained solely to communist menace and carried no connotation with respect to इंट्रा एरिया मैटर। और उन्होंने क्लियर कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने कि इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे लोग इस एग्रीमेंट के अंदर इन सब की मदद की जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट अटैक के ऊपर। अगर कम्युनिस्ट मीनेस कहते हैं धमकियां देना, डराना धमकाना, कि अगर कम्युनिज्म ने या सोवियत यूनियन मतलब इससे था, तो सिर्फ उसके लिए ये इस्तेमाल होगा, इसके अलावा किसी और इलाकाई खदशात के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस की हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से। ये पॉलिसी है 1953 तक की, शुरू के 6-7 सालों की। A bilateral agreement of cooperation was signed between पाकिस्तान, अच्छा मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, स्लाइड्स पे देख लीजिएगा। तो मार्च 1959 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा, एक बायलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं, 2 तरफा मुआहदा तय हुआ, और एज एन एग्जीक्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, एक इंतज़ामी अंडरस्टैंडिंग थी। और इट्स प्रियम्बल कहते हैं इब्तदाई जो था, उसमें डिक्लेयर किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो था as vital to its national interest and to world peace, the preservation of independence and integrity of पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा, अमेरिका ने कहा था। और दूसरा जो इसका आर्टिकल नंबर 2 था, उसमें ये था कि ये जो एग्रीमेंट है ये प्रोवाइड करेगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो पाकिस्तान को मिलिट्री और मुआशी जो मदद है वो जारी रखेगी, और उसके साथ ये कहा गया इन ऑर्डर टू असिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स नेशनल इंडिपेंडेंस, के पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उसको नेशनल कौमी आज़ादी उसको प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प की जाएगी, एंड इंटीग्रिटी और उसकी सालमियत के लिए, एंड इन
द इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पाकिस्तान की सही मायनों में जो मुआशी तरक्की है उसके लिए हेल्प की जाएगी। पाकिस्तान reciprocated by providing a communication air base to the United States at Badbeir near Peshawar for 10 years 1959 to 69। इसी मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान ने इसकी कीमत दी, और वो कीमत क्या थी? वो थी कि बर्दबेर का इलाका था पेशावर के करीब, पाकिस्तान ने 1959 से लेकर 1969 तक के लिए अगले 10 सालों के लिए वो अड्डे अमेरिका को देने का ऐलान किया। इन्हीं अड्डों से U-2 का त्यारा उड़ा और सोवियत में गया, और सोवियत ने उसको पकड़ा और उसको तबाह किया। आगे हम चलते हैं, डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द USA के यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से पाकिस्तान को डिफेंस असिस्टेंस क्या दी गई, और मुआशी असिस्टेंस जो थी वो कौन सी दी गई। वीडियो लंबी हो रही, लेकिन मैं इसको समझाना भी चाह रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा आप परेशान न होइएगा। 20 नंबर का मामला है ना, 20 नंबर में से 18 नंबर दिलवाने भी तो है ना आपको, पढ़ाऊँगा तो लेंगे ना नंबर आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अगली स्लाइड है कि पाकिस्तान अलाइनमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स यील्डेड सेवरल एडवांटेजेस। पाकिस्तान को बड़े फायदे मिले इन मुआहदों की वजह से। क्या फ़ायदे मिले? अमेरिकन इकोनॉमिक असिस्टेंस ग्रांट्स, अमेरिका ने मुआशी असिस्टेंस दी ग्रांट्स की शक्ल में, लोन्स की शक्ल में, गुड्स यानी अशिया की शक्ल में, एंड सर्विसेज, और अपनी खिदमात दी, यानी अपने कोई एक्सपर्ट दे दिए, कोई माहिर दे दिए, कोई ट्रेनिंग्स दे दी फौजियों को, ये सारी चीज़ें। गेव अ बूस्ट टू पाकिस्तान फ्लैटरिंग इकानमी, पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को संभाला दिया। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, हवा का झोंका सहारा दिया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज द इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली डिफेंस के मैदान में और सिक्योरिटी यानी दिफा के और जो तहफ़्फ़ुज़ था उसके मैदान में मिली, जहाँ दोनों स्टेट्स जो थीं पाकिस्तान और अमेरिका ने अपने दरमियान क्लोज टाइज जो है वो डेवलप की, यानी कि करीबी मरासिम तय किए। पाकिस्तान ने ग्रांट्स जो हासिल की 650 मिलियन डॉलर, ये डॉलर्स की बात हो पाऊँ कि नहीं, 650 मिलियन डॉलर की माली इमदाद हासिल की, ये इमदाद थी। और इसके बाद क्रेडिट कहते हैं कर्जे को, कोई 55 मिलियन का कर्जा भी हासिल किया। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और 650 मिलियन की इमदाद पाकिस्तान ने हासिल की। इतना पैसा कौन देता है भाई मुफ्त में? तो ये एक वजह थी, जो अपने इतने पैसे देता है वो फिर कुछ काम भी लेता है, ठीक है। ये फॉरेन पॉलिसी में आप याद रखिएगा। अच्छा, द मिलिट्री असिस्टेंस इंक्लूडेड आर्म्स एंड एमुनेशन, इसके अंदर आर्म्स था, असलहा था, आर्टिलरी पीसेस थे, यानी कि आर्टिलरी भी कहते हैं जो दिफा का सामान होता है, जंगी सामान। APCs थे, APCs जो होती हैं बड़ी भारी गाड़ियाँ होती हैं जो जिनके ऊपर टैंकों को लाद के आप लेके जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट था आर्मी के लिए। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज़ थे, F-104, B-57, F-86 और C-130 बड़े तैयारे होते हैं एयरफोर्स के, जिनमें एक तरह का ट्रक होता है ना, जैसे बड़ा वो लोडर ट्रेला होता है, इस तरह के होते हैं, वो बड़े मजबूत तैयारे होते हैं, इनमें सामान जाता है। इसके अलावा नेवी का डिफेंस का जो था सामान, और जंगी तैयारे जंगी शिप थे, वारशिप, रेडार था, और कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट था। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने, US ने जो मिलिट्री असिस्टेंट थी, एडवाइजरी ग्रुप, वो एक सेटअप हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसने पाकिस्तान को सही मायनों में मॉडर्नाइज बनाया, पाकिस्तान की फ़ौजों को और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब पाकिस्तान बना था ना, उस वक्त जो क्लर्क थे उनके पास पेपर को यूज़ करने के लिए पेनें नहीं होती थी, और छुट्टी के बाद जब आप जाते थे ना घर,
तो कीकर के दरख्तों पे चढ़ के कांटे तोड़ते थे और वो फिर अगले दिन उनको दफ्तर ले आते थे किसी चीज़ में लपेट के, और वो उनसे वो कागज़ ज्वाइंट लगाते थे। पेपर पेपर पेन की जगह वो कीकर के कांटे इस्तेमाल हो। तो ऐसी हालत में तो फिर हम ज़ाहिर है कि क्या करते। तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिवीजन्स वर री इक्विप्ड, बहुत सारी जो डिवीजन्स कहते हैं आर्मी की जो इदारे होते हैं, जो यूनिटें होती हैं, फौजी छावनियाँ, उनको री इक्विप्ड किया गया, उनको अच्छा साजो सामान दिया गया, कुछ नई चीज़ें उनके अंदर डेवलप की गई, और इसके अलावा जो था वो डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाया गया है। बहुत सारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी गई पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, और इम्प्रूव किया गया। पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको इनको यूनाइटेड स्टेट भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए। आप देखते हैं ना कि अयूब खान पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ था, इससे पहले अंग्रेज़ होते थे, तो इनको सारी ट्रेनिंग्स दी गई। पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था और नेवी था, उन्होंने भी सेंटो एक्सरसाइज में मिल के मशक़ें की, और बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान को दिफा के एतबार से। तो ज़ाहिर है कि जब आप शुरू में काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। ये ऐसे है कि जब अगर कोई बंदा दुकान खोलता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो शुरू में किसी के पास मुलाजिम होता है और उनके पास काम करता है, झाड़ू भी लगाता है, दुकानों पे काम करता है, जब पैसे आते फिर अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। तो पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया, और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेहतरीन दिफाई ममालिक में शामिल है, बल्कि दूसरों का दिफा करने भी जाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो वेस्ट के साथ हमने बातें की, इनका कॉस्ट इनकी क्या थी, इनकी कीमत क्या थी। द अलाइनमेंट विद द वेस्ट वाज नॉट कॉस्ट फ्री, कोई मुफ्त में नहीं थी, इसकी बहुत बड़ी कीमत थी ये मुआहदों की। पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी वो तब्दील हो गई इंडिपेंडेंट टू कंप्रोमाइज। ठीक है, कि पहले आप इंडिपेंडेंट थे फॉरेन पॉलिसी में, और अब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया। और क्यों ना करते, जब आप दूसरों से चीज़ें लेंगे, पैसे लेंगे, तो मामला तो होंगे, कंप्रोमाइज़ तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये था इसका एक कंप्रोमाइज़। ठीक है, और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई, और अब जो इम्प्रूवमेंट थी इसकी रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ, ये भी बड़े हैवीली सफ़र हुए। ज़ाहिर है कि अब पाकिस्तान जब सीट और संडों के मुआहदे करेगा, तो सोवियत यूनियन पाकिस्तान को क्यों वो करेगा। और सोवियत लीडर्स वर एक्सट्रीमली perturbed by the development, and they resorted to a two-pronged strategy against Pakistan. अब क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन के लीडर्स थे वो ज़ाहिर है कि वो नशे में तो नहीं थे ना, वो देख रहे थे चीज़ें कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल गया, तो उन्होंने दो तरह की पाकिस्तान की मुखालफत की। फर्स्ट क्या थी कि सोवियत लीडर्स मेड ब्लिस्टरिंग क्रिटिसिज्म, एक खुल्लम खुला उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी, तलख तनकीद करना शुरू कर दी पाकिस्तान की अलाइनमेंट पर यूएस के साथ, कि भाई पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जा रहा है, और पाकिस्तान को खतरा, धमकी दी, थ्रेटेंड पाकिस्तान को धमकी दी विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको उसे क्या कहते हैं, धमकी दी भुगतने की, कि आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे आपको, जो है आपको अगर अमेरिका को पाकिस्तान ने सोवियत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ दिया तो उसका इंतकाम भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान ने अगर अपनी ज़मीन दी या कोई इलाका दिया, सोवियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कोई चीज़ इस्तेमाल हुई, तो वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या थी, उन्होंने इंडिया की सपोर्ट करना शुरू कर दी कश्मीर के ऊपर। ठीक है, कश्मीर के ऊपर इंडिया की सपोर्ट करना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि ये इंडिया का ज़ाती मसला है, यानी कि पाकिस्तान बीच में है ही नहीं कि कश्मीर जाने इंडिया जाने, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दिया। दे आल्सो सपोर्टेड अफगानिस्तान इन डेंटिस्ट क्लेम्स ऑन पाकिस्तान टेरिटरी, और पाकिस्तान के इलाकों पर अफगानिस्तान की जो उनका मुतालबा था गैर मुनसिफाना, उसकी भी सपोर्ट करना शुरू कर दी सोवियत ने। और सेकंड लास्ट स्लाइड है बच्चों, कास्ट की हम बात करें, पाकिस्तान आल्सो लॉस्ट ग्राउंड
विद द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनके साथ भी पाकिस्तान ने ताल्लुकात का ग्राउंड ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान जो था बड़ा एक्टिव था ऑर्गेनाइजिंग में। बंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, आपको एक इसके ऊपर अलग एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर बनाए वीडियो आपने देखी होगी कि बंडंग कॉन्फ्रेंस जो थी 1955 में, पाकिस्तान ने इसको ऑर्गेनाइज करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और बाद में यही असल में जो इसकी स्पिरिट थी इस कॉन्फ्रेंस की, जो इसकी रूह थी, जो इसका मज़ा था, वो ये था कि बंडंग कॉन्फ्रेंस का कि क्रिस्टलाइज्ड इनटू द नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। बाद में तब्दील हुई गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के तौर पर, NAM जिसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के तौर पर 1961 में। और ये बंडंग कॉन्फ्रेंस कराने वाला पाकिस्तान था। और 1961 में जब इसने बंडंग कॉन्फ्रेंस के नतीजे में एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की बुनियाद रखी गई, तो पाकिस्तान वाज एक्सक्लूडेड, पाकिस्तान को इससे निकाल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन थी डिफेंस के माहदों में। कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ वाबस्ता है, तो गैर वाबस्ता कैसे हो सकता है। और इससे पहले जो हम कहते हैं कि इट एडॉप्टेड एन एम्बिजियस पॉलिसी। एम्बिजियस पॉलिसी कहते हैं अनक्लियर्ड पॉलिसी, जो बिल्कुल वाजे ना हो, गैर वाजे, अनक्लियर्ड एम्बिजियस पॉलिसी टूवर्ड द स्विज क्राइसिस। स्विज क्राइसिस जो था 1956 में, ये स्विज एक नहर थी मिस्र की, पानी की। इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो वैसे मैं बना दूंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, तो आप इतना नहर स्विज का भी जिक्र कर लें कि नहर स्विज जो थी उसके ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी अनक्लियर थी, विच अलाइनेटेड इजिप्ट, जिसने पाकिस्तान को जिसने मिस्र को जो था वो तनहा कर दिया। इट केप्ट इट्स रिलेशन विद द सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज़, और उसने फिर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ मिस्र ने जो ये जो चीज़ें थी सारी, इसके जो रिलेशन थे वो क्या हुआ कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो ममालिक थे एट लो लेवल की, बिल्कुल कम सतह पर ये आ गए, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो कशीदा हुए इन तमाम ममालिक के साथ जहाँ जहाँ सोशलिज़म था। और उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ इत्तेहाद किया था। और आखिरी जो हमारे पास हेडिंग है रिलेशन विद चाइना। अब हम यहाँ पे चाइना की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं। चाइना अवॉइडेड एन ओपन कंडेमनेशन ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन दीज पैक्ट्स। पाकिस्तान, चीन ने बस इनके ऊपर उसे क्या कहते हैं कि जो है ना, पाकिस्तान के एक पड़ोसी मुल्क था, पाकिस्तान एक अच्छा नहीं किया तो उसके एक ब्लेम उसने दिया। कंडमनेशन कहते हैं ब्लेम्स को। तो चाइना ने खुले जो ब्लेम होते हैं ना उनसे अवॉइड किया, यानी कि पाकिस्तान को टोटली नहीं कर, यार तुमने क्या किया, दिल में तो चीज़ें रखी, ज़ाहिर है कि उसके मसाइल तो थे कि जी वो एक कम्युनिस्ट कंट्री को सपोर्ट करने वाला और उसके ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चीन ने खुल्लम खुल्ला ऐसा इजहार नहीं किया कि यार ये तुमने क्या किया पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन पर। और उसने एक रिमार्केबल, कहते हैं काबिल तहसीन अंडरस्टैंडिंग दिखाई उन फैक्टर्स के साथ कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को इत्तेहाद करना पड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया था कि भाई हमारी पॉलिसी चीन के ख़िलाफ़ नहीं है, बेसिकली हम चाह रहे हैं कि चीन के ख़िलाफ़ हमारा ये इत्तेहाद नहीं है, हमारा इत्तेहाद अपने दिफा के लिए, और हमारी ये चीज़ें चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी। तो चीन ने पाकिस्तान की इन चीज़ों को समझा, पाकिस्तान की मसाइल को समझा अपना मसला, और ज़्यादा शोर नहीं किया, खामोश रहा। हाउएवर पाकिस्तान मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्राम चाइना, लेकिन पाकिस्तान ने एक महदूद पैमाने पर डिस्टेंस रख लिया चीन से कि मुमारी भी ना करो, झगड़ा भी ना करो, उसके करीब भी ना जाओ, डिस्टेंस पे पाकिस्तान रहा। और इसकी जो पॉलिसी थी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वहाँ भी पाकिस्तान इनसे जो था वो एक जिससे आप कहते हैं कि एक अलग रहा, सुकून से रहा दुनिया भर के अंदर। और ये सारा कुछ जो भी था ये यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में था कि जी जो अमेरिका चाह रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ करेगा। तो ये आज का एक थोड़ा सा आपकी खिदमत में लेक्चर था फॉरेन पॉलिसी की जो सेकंड हमारी एक हिस्सा था या सेकंड फेज था इसका। पहले हमने पढ़ा एक कंट्री वाइज और आज हमने इसको
जो दूसरा इसका लेक्चर है उसको हमने फेज़ वाइज पढ़ा। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वीडियो मैं चाह रहा था कि 1 घंटे से कम बने और ये 50 मिनट की बन गई है। इससे कम अगर मैं करता तो फिर वो तशफ़ी होती मेरी। मेरे ज़हन में रह जाता कि मैंने बच्चों के साथ ज़्यादती की है, कि उनको मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया। दैट इज़ वाई कि आप समझ जाएंगे। आप तमाम तालिब इल्मों का, साथियों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।